नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जैसा भी समय चल रहा है आपका, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही चल रहा होगा। दोस्तों, हम लोग एलएलपी एक्ट पढ़ रहे थे और एलएलपी एक्ट में आज हम बात करने वाले हैं पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ बेसिकली ये प्रोविजंस पढ़ेंगे कि किसी भी एक एलएलपी में पार्टनर कौन बन सकता है, ये पार्टनर कौन होता है, पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ, पार्टनर का एलएलपी के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, अगर कोई नया पार्टनर एंटर होता है, कोई पुराना पार्टनर जाता है तो नोटिस देना है कि नहीं देना है, नोटिस नहीं दिया तो उसकी लायबिलिटीज़ क्या बनेगी, अगर पार्टनरशिप फर्म में यानी एलएलपी वाली पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो इन दैट केस उनको क्या रिटर्न्स फाइल करने हैं रजिस्ट्रार को। मैं बेसिकली बोलूँ तो इसमें अपन हार्डकोर प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं। काफ़ी चीज़ें जो हमने पहले पढ़ रखी उसी टाइप की होगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं होगी पर सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए देखिए, एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर, एक पार्टनर कौन बन सकता है। ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी द पर्सन हु सब्सक्राइब्ड देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी पार्टनर्स। यानी पार्टनर्स कौन बन सकता है, जिन्होंने जब एलएलपी बन रही थी तो उसके डॉक्यूमेंट में, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में एज ए सब्सक्राइबर साइन किया था। और वो भी पार्टनर बन सकते हैं जो बाद में एलएलपी में एंटर हुए हों इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। यानी एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा होगा ना कि नया पार्टनर कैसे क्या एंटर हो सकता है, कॉन्सेंट ऑफ ऑल से होगा या जो भी लिखा हुआ है प्रोविजन में, तो उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग कोई अगर नया पार्टनर एंटर हुआ है तो वो भी क्या बन जाएगा, पार्टनर। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। यानी जहां जहां एक्ट कुछ नहीं कहता है, एक्ट में स्पेसिफिकली मना नहीं कर रखा है जिन कामों के लिए, उनके लिए वो जो पार्टनर्स हैं वो आपस में चाहे जो रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, चाहे जो राइट्स एंड ड्यूटी सेटअप कर सकते हैं एलएलपी के साथ। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ एलएलपी एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। यानी पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज और पार्टनर और एलएलपी के बीच के राइट्स एंड ड्यूटीज जो होंगे वो एलएलपी एग्रीमेंट जो होगा उससे गवर्न होगा। एलएलपी एग्रीमेंट में सारी चीज़ें वो कवर कर सकते हैं, पर हाँ अगर किसी एस्पेक्ट के लिए एलएलपी में क्लियरली डिनाई कर रखा है, लॉ में एलएलपी एक्ट में क्लियरली डिनाई कर रखा है कि यार नहीं यार आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो, उस चीज़ को एलएलपी एग्रीमेंट भी कवर नहीं कर सकता। यानी एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो कभी भी एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। एक बात मैं क्लियर कर दूं, शेड्यूल 1 ये कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो शेड्यूल 1 लगेगा। यानी शेड्यूल 1 में जो राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी हुई हैं, जो रिलेशंस लिखे हुए हैं पार्टनर्स के बीच में, उसके अगेंस्ट में जाके कोई और राइट्स एंड ड्यूटीज, कोई और एग्रीमेंट क्रिएट कर लेना इज नॉट अगेंस्ट लॉ, क्योंकि वहाँ लॉ खुद कह रहा है कि ये तो तब लगेगा जब आपका एग्रीमेंट नहीं है। यानी लॉ खुद आपके एग्रीमेंट को वहाँ प्रिविलेज दे रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं कोई लीगल प्रोविजन है उसके अगेंस्ट में अगर आप कोई राइट्स एंड ड्यूटीज सेट करते हो तो नहीं चलेगा। सेकेंड, द एलएलपी एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस, कोई भी चेंज अगर हो रहे हैं, made therein shall be filed with the registrar in such form and manner accompanied by such fees as may be prescribed। यानी एलएलपी एग्रीमेंट में अगर कोई भी चेंज है तो आपको रजिस्ट्रार को भेजना पड़ेगा। फॉर्म फाइल करने का जो मैनर है, फॉर्म है, जो पैसे हैं वो रहेंगे जो कि प्रेस्क्राइब कर रखे हैं लॉ ने, ठीक है। एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी बिटवीन द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। यानी एग्रीमेंट बना उन लोगों के बीच में जिन्होंने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइबर का काम किया। उन्होंने पहले एक एग्रीमेंट बना लिया कि अगर हमारी पार्टनरशिप हो जाती है, अगर हमारा एलएलपी बन जाता तो ये राइट्स एंड ड्यूटीज हमारे बीच में रहेंगे। उन्होंने पहले अपने बीच में एग्रीमेंट बना लिया, वो भी इन रिटर्न, इनकॉर्पोरेशन से पहले। ऑब्वियस है ना, जब चार लोग मिलके एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो ये भी तो सेट कर लेंगे कि इनकॉर्पोरेशन के बाद हमें करना क्या, और जब करना क्या सेट कर रहे हैं तो आपसी रिलेशन, आपसी एग्रीमेंट जो होगा वो भी सेट कर लेते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट उन्होंने किया एलएलपी बनने के पहले, मे इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन द एलएलपी प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रैटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। यानी वो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की तरह ही अप्लीकेबल हो जाएगा। वो एलएलपी के ऊपर इम्पोज किया जा सकता है कि साहब ये हमारा एग्रीमेंट है एलएलपी का, प्रोवाइडेड एलएलपी बनने के बाद सारे पार्टनर्स को रैटिफाई करे, उसको पुष्टि करे, उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ जो हमने पहले किया था वो अब हम एक्सेप्ट करते हैं। In the absence of agreement as to any matter, the mutual rights and duties of the partner and the
म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द LLP एंड द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच के राइट्स एंड ड्यूटीज और LLP एंड पार्टनर के बीच के राइट्स एंड ड्यूटीज वही रहेंगे जो शेड्यूल फर्स्ट में दे रखे हैं। जब कोई व्यक्ति का पार्टनरशिप का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, यानी वो पार्टनर नहीं रहता, सीजेस टू बी ए पार्टनर। तो यहाँ देखो लॉ क्या बोलता है, लॉ कहता है सबसे पहले तो कि भैया रिटायरमेंट के लिए क्या लिखता है, देखो ए पर्सन में सीज टू बी पार्टनर ऑफ LLP इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर्स। अदर पार्टनर्स के साथ उसका जो भी एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी पार्टनरशिप छोड़ के जा सकता है। मान लो एग्रीमेंट ये हो कि कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर से जाऊंगा, एग्रीमेंट ये हो कि मेरी इच्छा होगी जब जाऊंगा 15 दिन का नोटिस देना है, मतलब 4 पार्टनर है उनका एग्रीमेंट ये है कि जो भी चाहे वो फॉर्म छोड़ के जा सकता है, 15 डेज का नोटिस देना है, जो भी चाहे फॉर्म छोड़ के जा सकता है, 2 महीने का नोटिस देना है। कंसेंट ऑफ ऑल से ही कोई पार्टनर रिटायर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। कोई भी अगर प्रोविजन है एग्रीमेंट में तो वो एग्रीमेंट वाला प्रोविजन के अकॉर्डिंग पार्टनर रिटायर हो सकता है। और इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर्स, अगर अदर पार्टनर के पास कोई के साथ अगर कोई आपका एग्रीमेंट नहीं है, एज टू सीजेस ऑफ बीइंग ए पार्टनर बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज, यानी कम से कम 30 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि अब मैं पार्टनरशिप नहीं कंटिन्यू करना चाहता और आज से 30 दिन बाद मैं पार्टनर नहीं रहूंगा। तो कम से कम 30 दिन पहले का आपको नोटिस देना पड़ेगा कि आप रिजाइन करना चाहते हो। यानी कोई पार्टनर रिजाइन करना चाहता है तो या तो एज पर एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट नहीं है तो 30 दिन पहले नोटिस देना है। ए पर्सन शैल सीज टू बी पार्टनर, ये तो हो गया रिटायरमेंट वाला पहला पॉइंट। अब ये बाकी बातें करता है, डेथ हो जाए किसी पार्टनर की या LLP का डिसोल्यूशन हो जाए तो भी पार्टनर खत्म, डेथ होगी तब वो पार्टनर थोड़ी बचा, और जब फर्म डिसॉल्व हो गई तो काय का पार्टनर, फर्म ही नहीं, अब तो LLP खत्म हो गई है। इफ यू डिक्लेयर टू बी अनसाउंड माइंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोई भी कोर्ट उसको अनसाउंड माइंड का अगर डिक्लेयर कर दे तो फिर वो पार्टनर नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड का बंदा पार्टनर बन ही नहीं सकता, और बन चुका है फिर अनसाउंड हो गया तो फिर वो पार्टनर नहीं रहेगा। इफ ही हैज हिमसेल्फ अप्लाइड टू बी एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट, या तो वो इंसॉल्वेंट के लिए उसने खुद ने अप्लाई किया कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है साहब कोर्ट में, या कोर्ट उसको ऑलरेडी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर चुका है, दोनों ही केस में वो पार्टनरशिप में कंटिन्यू नहीं कर सकता। यानी पार्टनरशिप में रिटायर बाहर निकलने के उसने 4-5 तरीके बता दिए, एक रिटायरमेंट, एक डेथ ऑफ पार्टनर, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब LLP फर्म मतलब LLP वाली फर्म, एक अनसाउंड माइंड का हो जाए यानी इनकॉम्पिटेंट हो जाए, और एक हम लोगों ने बोला कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए या खुद इंसॉल्वेंट के लिए अप्लाई करते। ये वही बातें जो हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ी थी। वेयर ए पर्सन हैज सीज्ड टू बी पार्टनर ऑफ ए LLP hereinafter referred as former partner, जो पार्टनर नहीं रहा उसको हम क्या नाम देंगे, फॉर्मर पार्टनर। द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड इन रिलेशन टू एनी पर्सन डीलिंग विद द LLP एज स्टिल बीइंग ए पार्टनर ऑफ द LLP अनलेस, यानी एक फॉर्मर पार्टनर को भी पार्टनर ही माना जाएगा जब तक कि वो 2 में से एक काम नहीं कर लेता, मतलब 2 में से एक परिस्थिति नहीं बन जाती। एक तो सिंपल है, नोटिस दे दो, किसको दे, रजिस्ट्रार को। अभी नोटिस कौन देगा, LLP को देना है, लेकिन अगर किसी पार्टनर को लगता हो, किसी फॉर्मर पार्टनर को लगता हो कि LLP तो नोटिस नहीं देगी और मुझे डाउट है, तो वहां पे फॉर्मर पार्टनर खुद भी दे सकता है, आगे हम प्रोविजन पढ़ेंगे। यानी हम लोगों ने ये पढ़ा था पार्टनरशिप फॉर्म में नॉर्मल 1932 वाले में भी कि अगर कोई बंदा रिटायर हुआ है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस नहीं देगा तो उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। वही बात यहाँ पे, अगर नोटिस नहीं देगा तो लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। यहाँ इन्होंने इतनी सी बात क्लियर कर दी कि देखो जो व्यक्ति द पर्सन हैज द नोटिस दैट फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी पार्टनर, यानी जो थर्ड पार्टी डील कर रहा है उसको इस बात की ऑलरेडी जानकारी है, नोटिस तो नहीं दिया पर ऑलरेडी जानकारी है कि नाउ ही हैव सीज्ड टू बी पार्टनर, अभी पार्टनर नहीं है। बीच में और लगा यानी 2 में से एक बात, यानी जो थर्ड पर्सन डील कर रहा है तो उसको ऑलरेडी जानकारी है, अगर जानकारी है कि मिस्टर एक्सेस नो मोर पार्टनर तो फिर वो नहीं कह सकता एक्सेस लाइबल, पार्टनर है नहीं, बात ही खत्म। अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो वैसे भी नहीं बनती, लिमिटेड लाइबिलिटी में भी एक्स जिम्मेदार नहीं होगा। और दूसरा, अगर उसने नोटिस दे दिया है और लिखा है तो दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, या तो थर्ड पार्टी को जानकारी होनी चाहिए, आप नोटिस दे दो, नोटिस दे दिया थर्ड पार्टी को जानकारी नहीं है तो भले ही ना हो, थर्ड पार्टी जाने LLP जाने, हमारा लेना देना नहीं है। The cessation of a partner from LLP does not by itself discharge the partner from any obligation to the LLP or the other partners or any other person which incurred while being a partner। जब वो पार्टनर था उस समय जो लाइबिलिटीज इनकर हुई है उससे तो वो नहीं बच सकता ना, मतलब अब रिटायरमेंट ले लिया पर पुराने पापों के लिए तो उसको मिल ही सकती है। यानी आज रिटायर हुआ, सेटलमेंट होने से पहले पुराना एक कोई ट्रांजेक्शन था उसमें पैसा डूब रहा है,
ये पता पड़ा साहब हमने किसी को 5 लाख का लोन दे रखा था और पैसा नहीं आ रहा सब, तो रिटायरमेंट का नोटिस तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो पैसा नहीं आएगा उसके लिए मेरी लायबिलिटी बनती है। अगर मैंने कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की, कोई फ्रॉड किया, अब मैं रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद मैं बोलूँ साहब एलएलपी थी तब फ्रॉड हुआ था, अब तो मैं एलएलपी का हिस्सा ही नहीं साहब, एलएलपी ने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है, फ्रॉड किया और पार्टनर्स को उस बात की जानकारी थी, जिन जिन पार्टनर को जानकारी थी उन सारे पार्टनर्स को जूते पाती आते हैं। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करे या एलएलपी फ्रॉड करे, और एलएलपी के फ्रॉड के केस में पार्टनर्स को जानकारी है तो उन सबको जूते पड़ेंगे, और पार्टनर फ्रॉड करे तो उसको जूते पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब जब मैं पार्टनर था तब फर्म ने कुछ फ्रॉड किया, मैंने रिजाइन करके छोड़ दिया साहब, घर आके बैठ गया, फिर थोड़ी देर बाद पता पड़ा साहब ये तो फर्म ने फ्रॉड किया था, एलएलपी ने फ्रॉड किया था, सूट फाइल हुआ मेरे पास है। मैंने कहा साहब मैं तो रिटायर हो चुका हूं, अब क्या है? अरे आप कुछ नहीं साहब, जब आप पार्टनर थे उस समय फ्रॉड हुआ, यानी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो जो पुराने पाप हैं उनके लिए जिम्मेदारी कंटिन्यू रहेगी उस पार्टनर की, अगेंस्ट अदर पार्टनर्स, अगेंस्ट एलएलपी एंड अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। Where a partner of LLP ceases to be partner, unless otherwise provided in the LLP agreement, the former partner or a person entitled to his share in consequence of death or insolvency of a former partner shall entitled to receive from LLP। यानी एक बंदा जो रिटायर हो रहा है उसको खुद को, जो मर गया उसका जो भी लीगल रिसीवर होगा, जो भी एंटाइटल्ड पर्सन होगा, या इंसॉल्वेंसी के केस में जो एंटाइटल्ड पर्सन होगा जो ऑफिशियल रिसीवर कोर्ट से आएगा, उनको क्या क्या मिलेगा एलएलपी से, ये बता रखा है। एन अमाउंट इक्वल टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की वो तो मिलेगी, और जो भी उसका प्रॉफिट में हिस्सा होगा, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे वो मिलेंगे उसमें से लॉसेस माइनस करने के बाद। और ये किस दिन का अपन निकालेंगे, मतलब कैपिटल या प्रॉफिट लॉस जिस दिन उसकी डेथ हुई, जिस दिन वो रिटायरमेंट ले रहा है, या जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हो रहा है। फ्रॉम द पार्टनर सीज टू बी पार्टनर, उस डेट से हम निकालेंगे कि जिस दिन वो फॉर्मर पार्टनर नहीं रहा, जिस दिन उसकी डेथ हुई, जिस दिन रिटायरमेंट हुआ। ए फॉर्मर पार्टनर और ए पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर, फॉर्मर पार्टनर रिटायरमेंट के केस में, पर्सन एंटाइटल्ड मतलब डेथ एंड इंसॉल्वेंसी के केस में। Consequence of the death or insolvency of the former partner shall not have right to interfere in the management of LLP। फॉर्मर पार्टनर या जो मर गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल रिसीवर एलएलपी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, खाली अपना हिस्सा लेके जा सकते हैं। ये प्रोविजन भी वैसा ही है जैसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में था, अपना हिस्सा लेके जा सकते हैं, वो पार्टनर नहीं बन सकते। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप में कोई चेंज हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रार के पास करवाना पड़ेगा। Every partner shall inform the LLP of any change in his name, address within a period of 15 days of such change। यानी कोई पार्टनर अगर अपना नाम चेंज कर लेता है, कोई पार्टनर अगर अपना एड्रेस चेंज कर लेता है, तो उसको अपने नाम के चेंज का, एड्रेस के चेंज की जानकारी एलएलपी को देनी पड़ेगी विदिन 15 डेज ऑफ सच चेंज। यहाँ रजिस्ट्रार को जानकारी नहीं जा रही है, यहाँ पार्टनर जानकारी किसको दे रहा है, एलएलपी को, फर्म को। एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका खुद का एक आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है, तो पार्टनर उस दूसरे एग्जिस्टेंस को, उस आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस को नोटिस देगा। ये एलएलपी शेल, अब एलएलपी क्या करेगी, वेयर ए पर्सन बिकम्स और सीजेस टू बी ए पार्टनर फाइल नोटिस विद द रजिस्ट्रार विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ही बिकम्स और सीजेस टू बी ए पार्टनर। यानी जहां एक पर्सन अब पार्टनर नहीं रहा, तो जिस दिन वो पार्टनर नहीं रहा, या कोई एक नया पर्सन पार्टनरशिप में आया है, तो जिस दिन वो पार्टनरशिप में नया पर्सन आया है उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर उसे रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा। व्हाट दिस इज चेंज इन नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर फाइल नोटिस द रजिस्ट्रार विदिन 30 डेज ऑफ सच चेंज। पार्टनर की ड्यूटी है कि वो एलएलपी को नोटिस दे, एलएलपी की ड्यूटी है कि वो रजिस्ट्रार को नोटिस दे। पार्टनर को कितने दिनों में देना है एलएलपी को, 15 डेज में, और एलएलपी कितने दिनों में देगी, 30 दिनों में। 30 दिन कब से नोटिस रिसीव हुआ, उससे 30 दिन। आज मेरा एड्रेस चेंज हुआ, मैं एलएलपी को 10 दिन बाद जानकारी देता हूँ, जिस दिन जानकारी देता हूँ उससे 30 दिन एलएलपी के पास होंगे। मतलब जिस दिन चेंज एक्नॉलेज हुआ, जिस दिन चेंज एक्नॉलेज हुआ मतलब उस फर्म के नॉलेज में आया है वहां से। इन नोटिस फाइल्ड विद रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2, जो सबसेक्शन 2 है इसमें जो हमने नोटिस फाइल किए हैं ये वाले, 1 नहीं 2 वाले। 1 में तो वैसे भी रजिस्ट्रार को नोटिस फाइल नहीं हुए, 1 में तो पार्टनर ने एलएलपी को ही नोटिस दिया था। इन नोटिस फाइल विद रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2 shall be in such form accompanied by such fees as may be prescribed।
shall be signed by designated partner of LLP and authenticated in any manner as may be prescribed. यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर के साइन होंगे और उस पर ऑथेंटिकेशन किया जाएगा जैसा भी प्रेस्क्राइब है कि इस पर कॉमन सील होनी चाहिए, कि कम से कम 2 पार्टनर के साइन होने चाहिए, कि कंपनी सेक्रेटरी के या एडवोकेट के, जो भी उसका मैनर है उसमें ऑथेंटिकेट किया जाएगा। हाँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर तो रिस्पॉन्सिबल है वैसे भी, जो भी कम्युनिकेशंस होने हैं रजिस्ट्रार के पास उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, उसके तो साइन होने ही पड़ेंगे। इफ इट रिलेट्स टू इनकमिंग पार्टनर, अगर कोई इनकमिंग पार्टनर की बात है, नया पार्टनर आ रहा है, जा रहा है तो कोई बात नहीं, आ रहा है तो जो आ रहा है उसका कॉन्सेंट लेटर भी चाहिएगा कि आप इस फर्म में आना चाहते हो नहीं आना चाहते हो। shall contain a statement by such partner that he consents to becoming a partner signed by him and authenticated in the manner as may be prescribed and authenticated in the manner as may be prescribed। यानी ऑथेंटिकेशन के लिए जो भी बोल रखा है कि उस पर विटनेस का साइन चाहिए, कि एडवोकेट का साइन चाहिए, वो होगा, लेकिन उसे खुद को अपनी कॉन्सेंट लेटर देनी पड़ेगी, खुद का साइन तो करना ही पड़ेगा। If the LLP contravenes the provision of subsection 2, subsection 2 में जो नोटिस देने थे वो नहीं देता है, the LLP and every designated partner of LLP shall be punishable with fine which shall be not less than 2000 और up to 25,000 जा सकता है। यानी LLP और डेजिग्नेटेड पार्टनर दोनों पे फाइन लग सकते हैं 2000 से 25,000 के बीच में, जो सबसेक्शन 2 में नोटिस फाइल करने थे वो नोटिस अगर आपने फाइल नहीं किए हैं तो। If any partner contravenes the provision of subsection 1, contravenes subsection 1 मतलब वापस क्लियर कर लें, वहाँ पे वो पार्टनर LLP को जानकारी दे रहा है अपना नाम और पता चेंज होने का, अगर वो गलती करता हुआ नहीं देता तो भी इसमें फाइन कितना है, वही 2000 से 25,000 के बीच का। Any person who ceases to be part of LLP may himself file the registrar the notice referred in section 3। सबसेक्शन 3 में जो ये नोटिस की बात थी ये वो खुद भी दे सकता है, ठीक है। मतलब सबसेक्शन 2-3 में जो हमने रिटायरमेंट की बात बोली थी वो खुद भी दे सकता है, पर यहाँ क्लियर करना खुद कब देगा, जब उसको लगेगा कि शायद LLP ने नहीं दी है, उसके पास रीजनेबल कॉज है, रीजनेबल कारण है ये सोचने का कि LLP ने शायद नोटिस फाइल नहीं किया। जब रजिस्ट्रार के पास ये नोटिस पहुंचेगा पार्टनर से डायरेक्ट, तो वो LLP से कंफर्म करेगा, वेरीफाई करेगा भैया ये नोटिस आया है कि पार्टनर अब पार्टनर नहीं रहा, तो ये सही है क्या, एक बात। दूसरी बात, उस पार्टनर ने तो भेज दिया, उसको लगा शायद LLP नहीं भेजेगी, उधर से LLP ने भी भेज दिया, तो फिर रजिस्ट्रार वापस फर्म से नहीं पूछेगा कि सही है क्या, क्योंकि फर्म ने भी तो नोटिस भेजा, उसको तो दोनों नोटिस मिल चुके हैं, तो फिर वो क्यों पूछे, तो फिर नहीं पूछे। ऑब्टेन कंफर्मेशन करेगा LLP से इस इफेक्ट के लिए। हाउएवर व्हेन नो कंफर्मेशन इज गिवन बाय LLP, अगर LLP 15 डेज में कंफर्मेशन नहीं देती है तो रजिस्ट्रार ये मान लेगा कि जो पार्टनर ने फॉर्मल पार्टनर बन के जो अपना नोटिस भेजा है कि हमें पार्टनर नहीं रहा, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त चलेगा। यहाँ मैं छोटी सी बात क्लियर कर दूँ कि जो 30 डेज है, 30 डेज विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ चेंज, जहाँ से चेंज हुआ उसके 15 डेज में नोटिस जाएगा LLP के पास, और वहाँ से 15 डेज रहेंगे LLP के पास, 15 और मोड जो भी रहते हैं वो डेज रहेंगे रजिस्ट्रार के पास जाने के लिए। मतलब ये थोड़ा सा इसमें प्रोविज़न का इंटरप्रिटेशन की मेरी मिस्टेक है, मैं मानता हूँ इसको। जैसे ये पार्टनर है, जैसे ये पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर LLP को नोटिस देगा जिस दिन चेंज आया उसके दिन से 15 दिन में, और फिर ये आगे नोटिस देगा रजिस्ट्रार को। अब इसके यहाँ जिस दिन चेंज आया उससे 15 डेज में इसको यहाँ देना है, और ये पूरी प्रक्रिया 30 दिन में होनी है। रजिस्ट्रार तक जाने की पूरी प्रोसेस पार्टनर के चेंज से लेकर, मतलब नेम या एड्रेस चेंज से लेकर रजिस्ट्रार तक जाने की प्रोसेस पूरी कितने दिनों की है, 30 दिनों की है। यानी अगर पार्टनर 10 दिन में LLP को जानकारी देता है तो LLP विल हैव 20 डेज मोर, 5 दिन में देता है तो 25 डेज रहेंगे LLP के हाथों में, और एग्जैक्ट 15 दिन में देता है तो 15 दिन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो 15 डेज चेंज से काउंट करेगा LLP में, नोटिस से काउंट नहीं करेगा यहाँ पे इस केस में। चलिए नेक्स्ट, एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ LLP एंड पार्टनर। बहुत सिंपल है, हमने भी पढ़ा था किसी पार्टनर की, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ा था, किसी पार्टनर की जो राइट्स एंड ड्यूटीज को कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन वहाँ म्यूचुअल एजेंसी होती है, वहाँ पार्टनर के काम के लिए बाकी सारे पार्टनर जिम्मेदार होते हैं। यहाँ थोड़ा सा सिचुएशन चेंज है, यहाँ लायबिलिटी कंपैरेटिवली पार्टनर की और फर्म की दोनों की कम है।
पार्टनर एज एजेंट, पार्टनर किसका एजेंट है? एलएलपी का। पार्टनर किसका एजेंट है? एलएलपी का। पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के एजेंट है क्या? नहीं। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी द एजेंट ऑफ एलएलपी एंड नॉट फॉर अदर पार्टनर्स, यानी हर पार्टनर पर्पज ऑफ बिजनेस के लिए एलएलपी का एजेंट है, बाकी चीजों के लिए नहीं है। यानी कोई पार्टनर अगर बिजनेस के सामान्य काम को अपनी अथॉरिटी के साथ करता है तो उसके लिए एलएलपी जिम्मेदार होगा। अब क्लियर करना, एबीसी 3 पार्टनर है, हमने सी को मना कर रखा कि बेटा तू पेमेंट रिसीव नहीं करेगा, तेरी नीयत हमको थोड़ी खराब लगती है, तू पेमेंट रिसीव नहीं करेगा, क्लियर बोल रखा है। ठीक है साहब। अब आप यहां समझना, अगर थर्ड पार्टी उसको पेमेंट दे दे तो फर्म जिम्मेदार है कि नहीं, एलएलपी जिम्मेदार है कि नहीं? आप समझो, क्या उस थर्ड पार्टी को इस बात की जानकारी है कि हमने मिस्टर सी का जो अधिकार था, जो अथॉरिटी था, उसको लिमिट कर दिया, उसको कम कर दिया? क्या उस बात को नॉलेज है? उसको नॉलेज है? अगर हाँ तो फिर भैया थर्ड पार्टी जाना, एलएलपी जिम्मेदार नहीं है। LLP is not bound by anything done by a partner dealing with a person if, यानी एक LLP बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगी अगर उसका पार्टनर किसी पर्सन का डील करता है एंड द पार्टनर इन फैक्ट हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द LLP इन डूइंग ए पर्टिकुलर एक्ट, और उस काम करने का उस पार्टनर को अधिकार नहीं था एंड और नहीं है एंड द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी और ही हैज नो अथॉरिटी। यहां तक एक बार लाइन पढ़ते, आगे की लाइन आगे पढ़ेंगे। यानी बीच में एंड लिखा, क्या लिखा कि उस पार्टनर के पास अधिकार नहीं था और उस थर्ड पर्सन को पता है कि अधिकार नहीं था, उसको पता नहीं है तो एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होगा। और करके लिखा डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी, या फिर उसको यही नहीं पता कि मैं पार्टनर हूं, उसको यही नहीं पता कि मैं एलएलपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसका मतलब वो किससे डील कर रहा है? वो मेरे से डील कर रहा है ना पर्सनली। मैं अथॉरिटी नहीं रखता हूं एलएलपी की तरफ से गुड्स परचेज करने की, फिर भी मैं उससे गुड्स परचेज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार मेरे बिजनेस में गुड्स परचेज करने, अब बिजनेस एलएलपी का ही उसको नहीं पता, मैं एलएलपी का पार्टनर उसको नहीं पता, मेरे पास अधिकार नहीं था परचेज करने का, मैंने तो भी उससे परचेज कर लिया, क्या एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होगी? नहीं। एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल कब होता है? जब एजेंट विद इन अथॉरिटी एक्ट करे, और अगर वो बियॉन्ड अथॉरिटी कर रहा है और सामने वाला बंदा उसी को प्रिंसिपल मान के डील कर रहा है, उसको पता नहीं कि इसके पीछे को उसके पापा और है, इसके पीछे इसका कोई प्रिंसिपल कोई और भी है, उसको नहीं पता कि इसके पीछे एलएलपी कोई और भी है, वो तो मेरे से ही काम कर रहा है और मैं भी बियॉन्ड अथॉरिटी हूं। अब बियॉन्ड अथॉरिटी मेरा प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं। और थर्ड पार्टी बोल सकती है उस प्रिंसिपल को, बेटा तू तो प्रिंसिपल को जानता ही नहीं था, तूने तो डील ही मेरे से मेरी पर्सनल कैपेसिटी में की। अब समझना, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, एकदम इजी समझना। मेरे पास परचेज करने की पावर है, मैं किसी मिस्टर एक्स को बोलता हूं वापस, आई हैव अथॉरिटी टू परचेज गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। मैं किसी मिस्टर एक्स से डील करता हूं कि मुझे अपने बिजनेस में इतना इतना गुड्स खरीदना है, ही डोंट नो आई एम परचेजिंग फॉर द एलएलपी, उसको नहीं पता कि मैं एलएलपी के लिए खरीद रहा हूं। ठीक है, मैंने उससे गुड्स खरीद ली, पेमेंट की बात आई, इनका 1 महीने बाद उसको फिर पता पड़ गया कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूं और मैंने फर्म के लिए खरीदे। नाउ ही इज डिमांडिंग मनी फ्रॉम द फर्म, कैन ही डू सो? यस, बिकॉज आई वॉज एक्टिंग विद इन अथॉरिटी। जब विद इन अथॉरिटी है तब थर्ड पार्टी को पता हो कि नहीं हो के कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं बियॉन्ड अथॉरिटी और थर्ड पार्टी को पता है कि आई एम एक्टिंग बियॉन्ड अथॉरिटी, तो भैया थर्ड पार्टी एलएलपी को लायबल नहीं कर पाएगी। मैं बियॉन्ड अथॉरिटी और थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि मैं पार्टनर हूं, मैं फर्म का एजेंट हूं, एक तरीके से उसको पता ही नहीं है, यानी ही इज डीलिंग विद महादेव बाहेती, नॉट दैट फर्म, और मैं बियॉन्ड अथॉरिटी हूं, तो इसका मतलब वहां पे फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो जब बियॉन्ड अथॉरिटी है, उसको पता है मैं बियॉन्ड अथॉरिटी हूं, फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैं पार्टनर भी हूं, यानी वो तो मेरे से डील कर रहा है इसका मतलब, और मैं बियॉन्ड अथॉरिटी हूं तो फर्म रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकती वहां पर। ठीक है साहब, वापस क्लियर कर लो। इफ आई एम एक्टिंग विद इन अथॉरिटी और उसको नहीं पता कि वो फर्म है कि क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे फर्म है कि नहीं उसको कुछ पता नहीं है, मैं विद इन अथॉरिटी हूं ना, तो एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होगी, बात खत्म। आगे, द एलएलपी इज लाइबल इफ ए पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लाइबल टू एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑन हिज पार्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी और विद इट्स अथॉरिटी। यानी एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होगा, एलएलपी इज लाइबल
अगर कोई पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट करता है या ओमिशन करता है किसी तीसरे व्यक्ति के साथ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी, यानी एलएलपी के व्यापार के लेवल्स पे जो नॉर्मल जिंदगी चल रही है बिजनेस की उसमें, एंड विथ हिज अथॉरिटी, या एलएलपी के अथॉरिटी के साथ, भाई सारे पार्टनर्स ने फर्म में डिसाइड किया, एलएलपी में डिसाइड किया कि ये जो घटिया माल है हम चोरी छुपे बेच देंगे, सामने वाले को बताएंगे नहीं कि माल घटिया है, ऊपर बढ़िया दिखा के अंदर घटिया वाला माल टिका देंगे। ये तो एलएलपी का डिसीजन है कि हम घपला कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। थर्ड पार्टी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करेगी तो ऑब्वियसली एलएलपी इज रिस्पॉन्सिबल, तो दिक्कत ही नहीं उसमें। तो जब कोई पार्टनर विद इन अथॉरिटी ऑफ फर्म या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जैसे थर्ड पर्सन को कोई धोखा देता है, थर्ड पर्सन को रॉन्गफुल एक्ट करता है, कोई ओमिशन करता है, कोई बात छुपाता है और उससे थर्ड पर्सन को नुकसान होता है, तो थर्ड पर्सन एलएलपी से रिकवरी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे एजेंट जो है वो विद इन अथॉरिटी काम कर रहा है लेकिन फ्रॉडुलेंट बिहेव कर रहा है। विद इन अथॉरिटी काम कर रहा है क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है, बट फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है, और फ्रॉडुलेंट काम है तो उसके लिए तो फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा। An obligation of the LLP, whether arising in contract or otherwise, shall be solely the obligation of LLP. LLP के ऊपर अगर कोई ऑब्लिगेशन आती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ LLP की होगी, पार्टनर्स की इंडिविजुअली नहीं होगी। पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा क्या रहेगी? लिमिटेड। द लायबिलिटी ऑफ द LLP शैल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ LLP। LLP की लायबिलिटी हमेशा LLP की प्रॉपर्टी से ही मेट आउट की जाएगी, क्योंकि पार्टनर्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है? ए पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल। देखो क्लियर करना, अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की, फ्रॉड किया, धोखा किया, कपट किया, तो उसकी पर्सनल लायबिलिटी बनती है, वो एक अलग केस हो गया, वो उसका केस ही अलग हो गया, तो धोखा कर रहा है, फर्म के नाम पर सभी से जाके पैसे इकट्ठा करके लेके भाग गया, पैसे लेके, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की उसने क्लियरली, तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड बनती है, अदरवाइज पर्सनल लायबल नहीं होगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एन ऑब्लिगेशन रेफर्ड टू इन सेक्शन सबसेक्शन 3, जो सबसेक्शन 3 में हमने बोला ना कि एलएलपी का ऑब्लिगेशन है, उसके लिए एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होगा, पार्टनर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कह रहा मतलब सिर्फ पार्टनर होने के कारण उसकी लायबिलिटी बन जाती है, नहीं बनती है। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 अपना चल रहा है, सबसेक्शन 3 हो गया, एंड सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट द, ये सबसेक्शन 1 और ये पिछले वाले का 328 हो गया, 27 था। पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर हु ऑन्स रॉन्गफुली एक्ट और ओमिशन, यानी वो खुद कोई गलत कार्य करता है, कोई बात जानकर छुपाता है, धोखा करता है, but a partner shall not be personally liable for the wrongful act and omission of any other partner of the LLP। मैं क्लियर कर दूं, कोई भी पार्टनर अगर धोखा करता है, कपट करता है, फर्जीवाड़ा करता है, तो वो पार्टनर पर्सनली लायबल होगा। अगर वो विद इन कोर्स ऑफ बिजनेस करता है तो LLP भी रिस्पॉन्सिबल होगी, पर अदर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब समझो, ये LLP, ये पार्टनर A, B, C, D। ए ने घटिया माल अंदर पूरा भर के ऊपर बढ़िया माल भर के बेचने की स्कीम लगाई। उसने बी को बताया अपन एलएलपी में ऐसा काम कर लेते हैं तो अपने को अच्छा पैसा मिल जाएगा। अब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है एलएलपी का गुड्स बेचना, उसमें क्या कर रहे हैं, ऊपर थोड़ा बढ़िया माल दिखा के अंदर पूरा घटिया कचरा भर रहे हैं। बी को इस बात की जानकारी है, सी और डी को पता नहीं कि ऐसा कुछ घपला हमारे यहाँ हो रहा है। अब ए रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। बी को इस बात की जानकारी है कि फर्म में ऐसा हो रहा है, फिर ये चुप बैठा तो उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। और एलएलपी के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा घपला हो रहा है तो एलएलपी की भी लायबिलिटी बनती है। ठीक है, सी और डी की लायबिलिटी नहीं बनती। इनका पैसा जो एलएलपी में लगा वो डूब सकता है, उतना नुकसान एलएलपी की, इनका पैसा एलएलपी में लग चुका है तो एलएलपी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो तो एलएलपी के पास गया पैसा, इनका तो है नहीं। एलएलपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी तब वो पैसा तो थर्ड पार्टी लेके चली जाएगी, लेकिन सी और डी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ये ध्यान रखना। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, हमने चिल्ला चिल्ला के पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने कंडक्ट से, अपने वर्ड से या तो खुद को रिप्रेजेंट करता है, किसी और को रिप्रेजेंट करने देता है कि भैया मैं पार्टनर हूं, तो वो फिर पार्टनर की तरह ही रहेगा उस थर्ड पर्सन के सामने। अगर उस थर्ड पर्सन के सामने कोई भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी लोन लिया गया, तो उसके लिए वो बंदा रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। एनी पर्सन बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न और बाय कंडक्ट represents himself or knowingly permit himself to be represented to be partner of the LLP is liable to any person who has on faith of such representation given credit to LLP, whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit। वो ये कह रहा है सिंपल सी बात कि भैया जिसने खुद ने रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंटेशन करने दिया, उसके बिहाफ पे अगर थर्ड पार्टी को लोन देती है, क्रेडिट देती है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है।
वो ये नहीं कह सकता अरे मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता आप लोन दे दोगे। तूने खुद को पार्टनर रिप्रेजेंट किया ना, उसके बाद लोन दिया है, तेरे भरोसे दिया, तेरी जिम्मेदारी बनती है। तो ये नहीं बोल सकता कि यार अच्छा मैंने तो ऐसे रिप्रेजेंट किया था, मुझे क्या पता आप लोन ही दे दोगे। लोन ही दे दोगे वाली कौन सी बात है, दे दिया। However, where any credit is received by LLP as a result of such representation, the LLP shall, without prejudice to the liability of person so representing himself, represented to be partner, be liable to the extent of credit received by it or any financial benefit derived thereon. सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर किसी LLP को ऐसा कोई पैसा मिलता है तो LLP, वो जो थर्ड पर्सन है उसकी लाइबिलिटी बनती ही नहीं बनती, सारी बातों को भूलकर LLP खुद लाइबल है उस पेमेंट को करने के लिए, और उस पेमेंट से अगर कोई भी उस ट्रांजेक्शन का अगर कोई भी बेनिफिट हुआ LLP का, तो उस बेनिफिट को भी आगे पे ऑफ करने के लिए LLP खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड पार्टी LLP से भी डिमांड कर सकता है और उस स्पेसिफिक पर्सन से जिसने अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट होने दिया उससे भी डिमांड कर सकता है। डेथ में नोटिस की जरूरत नहीं होती। वेयर आफ्टर ए पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द नेम सेम LLP नेम। एक पार्टनर की डेथ होगी उसके बाद भी LLP अपने नाम से काम कर रही है। द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और ऑफ द डिजीज पार्टनर नेम एज ए पार्ट देयर ऑफ शेल नॉट, मतलब फर्म का नाम XYZ LLP था तो अभी भी XYZ LLP है, जबकि मिस्टर एक्स तो मर गए, एक्स का नाम वहाँ यूज हो रहा है, तो भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा या उसको जो उसकी स्टेट होगी वो लाइबल नहीं रहेगी। क्लियर है? नॉट ऑफ itself मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी इससे कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। जिस दिन डेथ होगी उस दिन लाइबिलिटी खत्म है, सारी खत्म है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। इन केस ऑफ फ्रॉड इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरिड आउट बाय LLP or any of its partner with intent to defraud creditor of LLP or any other person or any other fraudulent purpose, किसी क्रेडिटर को या किसी और व्यक्ति को फ्रॉड करने के लिए, धोखा देने के लिए, किसी और धोखे के काम के लिए अगर LLP या किसी उसके पार्टनर ने कोई काम किया, कोई इवेंट किया है, द लायबिलिटी ऑफ द LLP and partner who acted with the intent to defraud creditor or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all or any of the debtors liability। ठीक है, जिनका इंटेंशन ऐसा रहा, जिन्होंने ऐसा काम किया है और जो LLP खुद है उसकी लाइबिलिटी रहेगी। हाउएवर इन केस इन एनी सच एक्ट in case in any such act carried out by partner, the LLP is liable to the same extent as the partner unless it is established by LLP that such act was without knowledge or authority of the LLP। यानी अगर LLP की बात करें तो LLP की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जितनी वो पार्टनर जो धोखा कर रहा है उसकी जिम्मेदारी उतनी LLP की जिम्मेदारी है। हाँ, अगर LLP ये प्रूव कर दे कि इट वॉज नॉट विद माई नॉलेज, नॉट विद इन अथॉरिटी, नॉट विद इन कोर्स ऑफ बिजनेस, हमारे व्यापार के तरीके में जो मेरी जानकारी थी या जो मेरी अथॉरिटी थी उसके अंतर्गत काम नहीं हुआ है, तो शायद उसमें LLP बच जाए, पर कोर्ट डिसाइड करेगा कि LLP की अथॉरिटी में था कि नहीं था, LLP की नॉलेज में था कि नहीं था, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। Where any person is carried on with such intent or for such purpose as mentioned in subsection 1, यानी इसका धोखा देने का उद्देश्य था, every person who was knowing a party to carrying on business in manner aforesaid shall be punishable with imprisonment, यानी जिसको जानकारी थी कि ऐसा हो रहा है, जिसको नोइंग था, नॉलेज था, 2 साल तक की जेल हो सकती है या सजा में पैसा लग सकता है 50,000 से 5 लाख के बीच में। Where LLP or other partner, designated partner, employee of such LLP has conducted the affairs of LLP in a fraudulent manner, पार्टनर हो चाहे डेजिग्नेटेड पार्टनर हो चाहे एम्प्लॉय हो चाहे कोई भी हो, जिसने LLP के किसी भी काम को फ्रॉडुलेंट मैनर में किया है, देन विदाउट प्रेजुडिस टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेगी वो तो चलेगी, मतलब आपने धोखा दिया है तो आपने क्राइम किया है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी जो आपके ऊपर लगेगी, जो दूसरे लीगल प्रोविजंस लगेंगे वो तो लगेंगे LLP एक्ट के अलावा, इंडियन पिनल कोड वगैरह जो भी लगना वो लगेगा ही लगेगा। द LLP and any such partner, designated partner of the employee shall be liable to pay compensation, जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसके साथ नुकसान हुआ उस धोखे के कारण, उसको उसका कंपनसेशन तो इंस्टेंट देना पड़ेगा, फिर जो क्रिमिनल एक्टिविटी होगी वो चलती रहेगी, क्रिमिनल केस अपना चलता रहेगा। However, such LLP shall not be liable if any such partner, designated or employee has acted fraudulently without knowledge of the LLP। वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि LLP की नॉलेज के बिना, LLP की अथॉरिटी के बिना अगर कोई पार्टनर धोखा करता है तो उसमें फिर LLP जिम्मेदार नहीं है, वो तो पर्सनली कर रहा है, फिर उसको पकड़ो आप। विसल ब्लोवर मतलब आपको पता है कि कुछ गलत हो रहा है आपकी फर्म में और आप चुप रहते हो, तो हमने कहा था फिर तो फाइन पेनल्टी सजा सब है आपके ऊपर, जेल में भी डाल रहे थे ना, ये देखो ना, हमने ऊपर जेल में भी डाला भैया,
knowingly, every person who was knowingly to a party carrying on business in manner aforesaid, यानी जिसको knowingly ये पार्टी जानकारी है कि हम है, तो वो भी 2 साल की सजा और ये फाइन वगैरह लगा दिया साहब। तो विसल ब्लोवर वो है जिसको पता साहब गलत हो रहा है, तो धीरे से सीटी बजा दो, सरकार को बता दो कि हमारे यहाँ चोर बड़ा हो रहा है। आप बता दोगे तो उस चोरी चकारी में आपका नाम, मतलब 3 पार्टनर ने मिलकर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की, एक को लगा कर गलत कर रहे, सरकार को बोल दिया हमारे एलएलपी में हम तीनों पार्टनर मिलकर गलती कर रहे थे साहब, मेरे को बहुत डर लग रहा है साहब, मेरे को अपनी टीम में ले लो। यानी आप टेक्निकली आप गवर्नमेंट के विटनेस बन रहे हो, सरकारी गवाह बन रहे हो। तो पहले तो आपको हम माफ़ कर देंगे, जो आपने गलती की उसके लिए आपको सज़ा कम देंगे, रियायत बरस देंगे, आपको थोड़ा सा कुछ कार के रखेंगे। तो ये देखो क्या दिखता है, द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव, या तो कम या वेव एनी पेनल्टी लेवल अगेंस्ट एनी पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट, किसी पार्टनर पे, किसी ऑफिसर पे, किसी एम्प्लॉय पे कोई भी पेनल्टी, कोई भी फाइन, कोई भी सजा हो सकती है, तो उसको रिड्यूस या कम किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, अगर सच पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी हैज प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच एलएलपी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने जो जानकारी दी वो बिल्कुल काम की थी, इंपॉर्टेंट थी, उसने सारी नॉलेज दे दी, सारी बातें बता दी। When any information given by any partner or employee, whether or not during investigation के दौरान नहीं, उसने पहले दी, खुद आगे चल के दी, कभी भी दी, leads to LLP or either employee of such being convicted under this act, यानी उसकी जानकारी या तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान दी, इन्वेस्टिगेशन से पहले या कभी भी दी, और उसकी जानकारी के कारण एलएलपी या उसके किसी पार्टनर का जो गलत एक्टिविटी था, गलत एक्टिविटी जो ऊपर ये लिखा गया है, ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी वगैरह ऐसा कुछ था, उसकी जानकारी मिलती है, उनको सजा मिलती है, तो इस व्यक्ति की सजा कम हो जाएगी, भले वो पहले इन्वॉल्व रहा हो तो भी, और माफ भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। अब ये कह रहे भैया कोई विसल ब्लोवर, उसने बता दिया, बोले साहब ये पार्टनर चोर है, ये पार्टनर चोर है, बता तो दिया, और वो पुलिस पकड़ के लेके गई। अब बाकी पार्टनर्स को रोज बोलते तूने साला हमारे एक पार्टनर को पकड़वाया ना, अब तो रुक, तुम्हारे ऑफिस से काम कर, तेरे को जॉब से निकाल देंगे, उसको हरेसमेंट करना, सुबह 6 बजे आना है भैया तेरे को, कल रात को 12 बज गए तो क्या वो और काम करो, जानबूझ के परेशान कर रहे हो क्योंकि वो बीइंग ए विसल ब्लोवर काम किया है, तो ये कह रहा नहीं चलेगा सर। नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन एलएलपी में बी डिस्चार्ज्ड, यानी नौकरी से निकाला नहीं जा सकता, डिमोटेड, आप प्रमोशन की वजह उसको नीचे लेके आ जाओ, सस्पेंड कर दो, नहीं साहब, डराओ, हरेश करो, या किसी भी मैनर में उसका डिस्क्रिमिनेशन करो, भेदभाव करो, क्योंकि वो कभी विसल ब्लोवर रहा है, इस कारण से आप उसको डिस्चार्ज कर दो नौकरी से, उसको आप डिमोट कर दो, उसको आप सस्पेंड कर दो, उसको आप डराओ, धमकाओ, हरेश करो, जानबूझ के परेशान करो, डिस्क्रिमिनेशन करो, ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। ये प्रोविजन विसल ब्लोवर के लिए सेफगार्ड की बात है कि अगर आपको लगता है आपके एलएलपी में कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठाओ, आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचेगी। चलिए दोस्तों, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर अगले वीडियो में देखते हैं, शायद अब 2-1 वीडियो में हमारा एलएलपी भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।